नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्य ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पर। पार्ट 1 में हमने 21 से लेकर 50 क्वेश्चन को बनाया है। थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है दोस्त, क्योंकि माइक्रोफोन का थोड़ा प्रॉब्लम है और अभी हम नया माइक लिए नहीं है। तो चलिए 51 से शुरू करते हैं। और ये है, आपका बता दें कि जो रोशन आनंद सर का जो डबल स्टार सीरीज़ है, उसमें उन्होंने 75 से 80% क्वेश्चन लर्ने का दावा करते हैं। तो हम इसमें से करेंट अफेयर छोड़ रहे हैं, तो बाद बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कह रहा है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए थोड़ा मोटा हो गया, इसको हम थोड़ा छोटा, एक मतलब पतला कर लेते हैं पक्षी में साइज थोड़ा सा। हाँ, अभी ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम भरतपुर पक्षी विहार था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम भरतपुर पक्षी विहार था। राजस्थान के भरतपुर जिला में केवलादेव घना नेशनल पार्क है और इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है राजस्थान में। तो केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ साइबेरियन सारस का प्रजनन प्रवास है, इसको याद रखिएगा। यहाँ साइबेरियन सारस का प्रजनन प्रवास है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। तो केवलादेव और चिल्का झील दोनों को वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिला है, इसको याद रखिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील को, दोनों को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील दोनों को 1981 में भारत के पहले रामसर साइट में शामिल किया गया। गंभीर और बाणगंगा दो नदियाँ हैं। गंभीर और बाणगंगा दो नदियाँ हैं जो इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब आगे देखेंगे हम कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में है। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान गंगा डेल्टा के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सीमा बंगाली खाड़ी से लगती है। ठीक है दोस्तों। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मेन ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, यह उद्यान एशियाई शेरों की प्राकृतिक आवास है। ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, तो एशियाई शेरों की प्राकृतिक आवास है। ठीक है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है तथा काजीरंगा असम में है। तो ये एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, काजीरंगा तो आप जानते थे, लेकिन जल्दापारा जो पश्चिम बंगाल में है वो, और काजीरंगा जो नेशनल पार्क दोनों है, वो एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम के गोलाघाट में है। नगांव, सोनितपुर और विश्वनाथ जिलों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ये थोड़ा अगर अंदर जाके पूछेगा तो पूछ सकता है कि देख, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो असम में है ही, लेकिन वहाँ किस किस हिस्से में, क्यों, कौन कौन से ज़िला में है? तो गोलाघाट में है, नगांव में है, सोनितपुर में है। ठीक है। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। ठीक है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। ये क्लियर हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई और दूसरा दिल्ली है। भारत में विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो जिला है। महाराष्ट्र के दो जिला है। ठाणे नहीं, कहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो जिले महाराष्ट्र के ठाणे और पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना है। एक बार फिर से समझिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला दो जिला है, महाराष्ट्र का ठाणे और पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है ना, न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है। जनघनत्व केवल 1 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बात 1 किलोमीटर में 1 आदमी रहता है, इतना है जनसंख्या घनत्व। देखिए, नागालैंड के लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी घटा है।
नागालैंड के लोंगलेंग जिला में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुआ है, मतलब घटा है, लगभग -58.39% दर्ज की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है वह देश का, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, मतलब 1 किलोमीटर में 37,346 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 37,346 लोग रहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे। कहता है दोस्तों कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसमें 1 किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। और सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है, जहाँ पे 1 किलोमीटर में लगभग 46 लोग निवास करते हैं। देखिए भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, देखिए जनसंख्या घनत्व नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जनसंख्या वाले 5 गो राज्य कौन कौन हैं, उसको देखेंगे। 5 राज्य को याद करेंगे। 1 में आएगा आपका उत्तर प्रदेश, 2 में महाराष्ट्र, परसेंटेज छोड़ दीजिए, खाली याद रखिए। 1 नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश, 2 में महाराष्ट्र, 3 में बिहार, 4 में पश्चिम बंगाल और 5 में आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से, 1 नंबर में आएगा आपका उत्तर प्रदेश, 2 में महाराष्ट्र, 3 में बिहार, 4 में पश्चिम बंगाल, 5 में आंध्र प्रदेश। दोस्तों सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य, अब जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य में आ जाइए। बिहार, इसका आपको याद रखना है, ये वाला 1106 जो लिखा हुआ है, जनघनत्व कितना है वो। बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल 3 नंबर में है 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। देखिए इससे पहले क्या देखे थे कि उत्तर में सर्वाधिक जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में पड़ता है। 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है जनसंख्या घनत्व में, 3 नंबर में केरल, 4 नंबर में उत्तर प्रदेश और 5 नंबर में हरियाणा आता है। दोस्तों अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका 53 नंबर, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। इसमें 75 क्वेश्चन है, 50 से 75 सिर्फ छोटा छोटा ही हम लिए हैं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो और वीडियो का जो लेंथ है वो कम रहे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहे जाने वाला कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं, वे गंगा नदी के किनारे है। उत्तर भारत में कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है, ये भी सही है। उत्तर भारत में कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक नगर है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। कानपुर से होकर दिल्ली कलकत्ता मार्ग NH2, पुराना ग्रैंड ट्रंक रोड इसको बोल सकते हैं, कानपुर से होकर दिल्ली कलकत्ता मार्ग जिसको NH2 भी बोलते हैं और पुराना ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। और कानपुर से होकर एक तो ये हो गया दिल्ली कलकत्ता मार्ग, दूसरा कानपुर लखनऊ मार्ग NH25, NH27 जैसे कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो कानपुर से होकर कौन कौन गुजरता है? दिल्ली कलकत्ता मार्ग गुजरता है और कानपुर लखनऊ मार्ग NH25 गुजरता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन राजमार्गों का आपसी मिलन बिंदु कानपुर को एक महत्वपूर्ण यातायात संगम बना देता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं, कहा जाता है कि गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। पेठा नगरी आगरा को कहते हैं, पेठा नगरी आगरा को कहते हैं, पेठा नगरी आगरा को कहेंगे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ जगह दिया गया है किसके किनारे है इसको हम देख लेते हैं, आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, कहता है भाखरा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पे है। ठीक है। और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य इससे वो करते हैं, मिलते हैं। ये लग रहा है किसका 54 का ही है ना, 53 ये शायद आपका, हाँ ठीक है, इसी का क्वेश्चन है, 53 का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है, याद रखिए। भाखरा नांगल सतलज नदी पे। दामोदर घाटी परियोजना
दामोदर नदी पे, दामोदर घाटी दामोदर नदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, साबरमती परियोजना पंबा नदी बोल सकते हैं, साबरमती पंबा नदी, भीम परियोजना पवना नदी पे है, भीम परियोजना पवना नदी पे है, तिलैया बांध बराकर नदी पे है, तिलैया बांध बराकर नदी पे है, पंचेत बांध दामोदर नदी पे, पंचेत बांध दामोदर नदी पे, पंचेत बांध दामोदर नदी पे, चंबल परियोजना चंबल नदी पे, चंबल परियोजना चंबल नदी पे, उड़ी परियोजना झेलम नदी पे, उड़ी परियोजना झेलम नदी पे, उड़ी परियोजना झेलम नदी पे, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, रामगंगा पर, इंद्रपुरी बांध सोन नदी पर, इंद्रपुरी बांध सोन नदी पर, इंद्रपुरी बांध सोन नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे। इसको थोड़ा बिहार से संबंधित है, इसको देख लेंगे। इंद्रपुरी बांध को एक बार, जो कि सोन नदी पे है, इंद्रपुरी बांध सोन नदी पे है, बिहार झारखंड इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, इंद्रपुरी बांध सोन नदी पे है और बिहार झारखंड इससे लाभान्वित होता है। माता टीला बेतवा नदी पे है। कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पे है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर ही लेना है। चलिए, तो ये रहा आपका 53। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं, पहले 54 देखेंगे, उसके बाद फिर हम 55 पे आएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिला में है। सबसे पहले बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, सोन नदी पर स्थित है। अच्छा, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बाण सागर परियोजना की सहायक एगो नदी है बेला माइनर नहर। बाण सागर परियोजना की एक सहायक नहर भी है। बाण सागर परियोजना की एक सहायक नहर कौन है? बेला माइनर नहर, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है। इस परियोजना का निर्माण 1978 में शुरू हुआ था और 2006 में शुरू हुआ। देखिए, अब बाण सागर परियोजना जो है, देखिए बाण सागर परियोजना से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। बाण सागर परियोजना से दोस्तों बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस निर्मित बांध की ऊंचाई लगभग, इस पर जो बांध है ना वो लगभग 67 मीटर का है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो ये रहा आपका 54। चलिए, अब हम 55 नंबर को देखेंगे। ये रहा 55, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब है दोस्तों कि अरावली और विंध्य पर्वत, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में मालवा का पठार स्थित है। एकदम रट जाना है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला में मालवा का पठार है। मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। मालवा का जो पठार है ना, विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत, ये ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। मालवा का पठार ग्रेनाइट चट्टान से बना है दोस्त। मालवा का जो पठार है वो ग्रेनाइट चट्टान से बना है। मालवा के पठार का विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत था, पूर्व में दामोदर नदी में अभय छोटा नागपुर पठार तक है। इसको याद रखेंगे। चलिए, 55 था, एक सेकेंड। 55 के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे। हाँ, ये टॉपिक देखिए। इसको फिर थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा जो शहर है वो कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है, इसको देखिए। तो क्वेश्चन से मतलब रखिए जो आपको याद हो रहा है। गंगा नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, कन्नौज गंगा नदी किनारे है, पटना व वाराणसी भी गंगा नदी किनारे है। ठीक है, हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, कन्नौज गंगा नदी किनारे है, पटना और वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है दोस्त, आगरा यमुना नदी किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे है दोस्तों। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, इसको याद रखेंगे। फिरोजपुर दोस्त सतलज नदी किनारे है, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे है, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे है। हरिद्वार तो गंगा नदी किनारे है, कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे है।
कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे है, कुरनूल तुंगभद्रा नदी किनारे है। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। देखिए डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी तो हम जानते हैं आसाम में पड़ता है, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन सोकोवा घाट तो याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी किनारे है, नासिक गोदावरी नदी किनारे। कलकत्ता हुगली नदी किनारे है, कलकत्ता हुगली नदी किनारे है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है कटक महानदी किनारे। कटक जो है दोस्तों महानदी किनारे, कटक कहाँ है? महानदी किनारे है, ठीक है। अब ये तो हम पढ़े हैं, अब आते हैं आगे। आगे का क्या है इसका है, हाँ ये इसका 55 का जो है इधर पे थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, प्रारूपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है। प्रारूपीय जो पठार है ना वो गोंडवाना भूमि का भाग है। इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय अग्नि एवं रूपांतरित शैलों से हुआ है। देखिए प्रायद्वीप क्या है? गोंडवाना भूमि का भाग है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय अग्नि एवं रूपांतरित शैलों से हुआ है। यह प्राचीनतम भूभाग है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह प्राचीनतम भूभाग है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसका जो दोस्तों विस्तार है ना प्रारूपीय पठार का, वो उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूरब में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गीर पहाड़ी और दक्षिण में इलायची की पहाड़ी तक है। इसको देखिएगा दोस्त। प्रारूपीय पठार का जो हम एक बार फिर से बताते हैं, प्रारूपीय पठार का जो दोस्तों विस्तार है, तो जो विस्तार है ना, जो उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ी, पूर्व में राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में गीर पहाड़ी और दक्षिण में इलायची पहाड़ी तक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 56 इसमें और है प्रारूपीय पठार से रिलेटेड, थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन को दोस्तों। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कल से ठीक हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए प्रारूपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना होता है, जैसे हजारीबाग, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और करनाट पठार। कहने का मतलब है कि जो प्रारूपीय पठार है ना दोस्तों, यह कई पठार से मिलकर बना है। ये सब मिला ना, जैसे हजारीबाग पठार मिला, पलामू पठार मिला, रांची पठार मिला, मालवा पठार मिला, कोयम्बटूर पठार मिला, करनाट पठार मिला, तो प्रारूपीय पठार का निर्माण हो गया। उच्चावच के आधार पर प्रारूपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा के आधार पर, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक में आता है दक्कन का पठार, ठीक है। प्रारूपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है ना, तो पहला है दक्कन का पठार, यह त्रिभुजाकार है और नर्मदा नदी के दक्षिण में है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, 2 चीज़ याद रखिए, यह त्रिभुजाकार है और नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार क्या है दोस्तों? त्रिभुजाकार है और नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। याद हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे दोस्तों। कहता है कि मध्य उच्च भूमि भाग, मध्य उच्च भूभाग, मध्य उच्च भूभाग पश्चिमी अरावली पर्वत मध्य उच्च भूभाग की सीमा बनाता है। इसके दक्षिण में सतपुरा पर्वत है। समुद्र तल से मध्य भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। समुद्र तल से मध्य भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। उत्तर पूर्वी पठार तीसरा है। यह प्रारूपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। यह राजमहल की पहाड़ी और मेघालय पठार के भ्रंश घाटी से अलग होता है। क्या कहा ये कि उत्तर पूर्वी पठार जो है यह प्रारूपीय पठार का विस्तारित भाग है। यह राजमहल पहाड़ी और मेघालय पहाड़ के पश्चिम भ्रंश घाटी से अलग हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों? 56 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम देखेंगे अच्छे से। कहता है कि जब जैव अनिम्नीकरण प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तरों के मध्य से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते तो उसे जैव आवर्धन की संज्ञा दी जाती है। समझिएगा, कहता है जब जैव अनिम्नीकरण प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में
विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन की नाम दिया जाता है। जैसे BHC, DDT, 2,4-D, पारा आदि खाद्य पदार्थ श्रृंखला के द्वारा पौधों में जंतुओं के शरीर में जाते हैं, पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं, वहीं पर संचित होते रहते हैं। चलिए अब कहता है कि जैव आवर्धन की सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है। जैव आवर्धन की सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता के अधिकतम हो जाता है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए कितना अच्छा बात है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप में से नष्ट नहीं किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, खाद्य श्रृंखला में DDT का जो सांद्रण है वो प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय पर उससे थोड़ा अधिक और तृतीय पर सबसे ज़्यादा होता है। कहता है कि सामान्यतः जीवों के वसा वाले उत्तकों में जमा होता है। DDT क्या कहता है, यह सामान्यतः DDT जीवों के वसा वाले उत्तकों में जमा रहते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्या कहते हैं, कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं। कीटनाशक पदार्थ जो है ना वो वसा में घुलनशील होते हैं। ये मनुष्यों एवं जंतुओं के वसा उत्तक में संचित होते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करके विषैले प्रभाव दिखाते हैं, जिससे कैंसर तक हो जाता है। एक बार फिर से देखिएगा क्या कहता है कि कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं। मनुष्यों एवं जंतुओं के वसा उत्तक में संचित होते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं तथा इससे कैंसर भी हो जाता है। देखिए DDT, BHC, 2,4-D एवं मेलाथियान आदि को कृषि में प्रतिबंधित कर दिया गया है। DDT को, BHC को, 2,4-D एवं मेलाथियान आदि को कृषि में दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक क्या कहता है, DDT जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरण होते हैं। DDT जैसे जो प्रदूषक है ना वो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को अच्छे से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में है, आप लोग जानते भी होइएगा। दोस्तों शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए पूरा एकदम, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए। 2 बार 3 बार हम रिपीट कर रहे हैं, आपको इतना डिस्कशन यूट्यूब पर कहीं नहीं है, इसको याद रखें। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। देखिए 1773 के दिन क्या किया गया, बम्बई और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था ना उसको कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए 1773 का रेगुलेटरी एक्ट क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ना कंपनी चलाना शुरू हो गया 1773 के तहत। फिर 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के हिसाब से। फिर 1773 के हिसाब से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने। फिर 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। इसको दोस्तों याद रखिएगा। अब आते हैं अगला 57 हो गया, अभी इसमें और भी बाकी है। देखिए अब 1784 का पीटर्स एक्ट को देखिए। 1784 का पीटर्स एक्ट क्या है, इसमें है कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी का जो राजनीतिक काम था और वाणिज्यिक काम था दोनों को अलग किया गया। किस एक्ट के तहत, 1784 के तहत। कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। तो कंपनी का जो राजनीतिक मामला संभालेगा ना वो संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये किसके तहत किया गया, 1784 के तहत।
अच्छा, भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये 1784 के तहत कहा गया। चलिए दोस्तों, 1813 वाला हम पढ़ते हैं, एकदम याद हो रहा होगा आपको। देखिए, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के तहत भारत के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को बहाल रखा। मैंने चाय और चीन पर अधिकार था कंपनी का, लेकिन बाद बाकी सब कोई भी जाके कर सकता था वहाँ पे व्यापार। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर किया गया। 1813 के तहत ईसाई मिशनरी को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध प्रचार प्रसार, माने ईसाई मिशनरी को प्रचार प्रसार करने का पूरा हक और अधिकार दिया गया 1813 के एक्ट के तहत। अब हम 1833 पढ़ेंगे, इसको देखिए क्या कहता है। 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई। कंपनी जो है विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई 1833 के तहत। भावी केंद्रीय विधानमंडल की नींव रखी गई। पूछ देगा, भावी केंद्रीय विधानमंडल की नींव किसके तहत रखा गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजमन्नार समिति जो है ना, पंचायती से संबंधित है। ये गलत बात है। राजमन्नार समिति जो है यह पंचायती से संबंधित नहीं है, यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राजमन्नार समिति दोस्तों 1969 में आया था। राजमन्नार समिति 1969 में आया था और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, चलिए, राजमन्नार समिति समझ गए, केंद्र राज्य से संबंधित है। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की शक्ति को सीमित करने का सुझाव दिया गया। राजमन्नार समिति में कहा गया कि राष्ट्रपति का शासन लगाने की केंद्र की शक्ति को सीमित करने का सुझाव दिया गया। अब देखिए, जीवी के राव समिति 1985 में आया। जीवी के राव समिति 1985 में आया। ये पंचायती राज के विकास से संबंधित है दोस्तों। जीवी के राव जो है ना, पंचायती राज के विकास से संबंधित है। चलिए, और इसमें जीवी के राव में सिफारिश क्या क्या किया गया इसे देखिए। इसमें कहा गया, एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन हो। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। देखिए, एक जिला विकास का आयुक्त के पद का कहा कि जिला विकास आयुक्त का पद बनाइए, जीवी के राव में कहा गया। पंचायती राज संस्थाओं के नियमित निर्वाचन होने चाहिए। अच्छा, जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। ये जीवी के राव में कहा गया। दोस्तों, एल एम सिंघवी समिति के बारे में जानिए क्या कहा गया। देखिए, एल एम सिंघवी समिति 1986 में आया। एल एम सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में आता है और इसमें ये कहा गया कि राजीव गांधी सरकार ने, जो एल एम सिंघवी समिति था ना, राजीव गांधी सरकार ने लाए थे। लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार के लिए एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में गठन किया गया था। सिफारिश क्या क्या था एल एम सिंघवी में, सो देखिए। एल एम सिंघवी की सिफारिश था दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। और इसमें कौन किया था? तो आपका राजीव गांधी सरकार, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राजीव गांधी सरकार कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बनाइए। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होना चाहिए। ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया गया। अब आइए दोस्तों, थुंगन समिति 1988 में। थुंगन समिति सबसे पहले किस लिए संबंधित है? तो थुंगन समिति जो है, यह भी जो है कहता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के उद्देश्य से गठित किया गया था। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा की जांच के लिए किया गया था थुंगन समिति 1988। दोस्तों, हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ये थुंगन समिति का सिफारिश था कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ये थुंगन समिति समझ लीजिए ना कि आप एक तरह से पंचायती राज से ही संबंधित है। तो हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, थुंगन समिति कहा। थुंगन समिति आया कब था? सबसे पहले 1988 में। कहा कि हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। थुंगन समिति में कहा गया कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले का कलेक्टर होगा।
उसके बाद कहा गया पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ये थुनमल समिति का सिफारिश था, मतलब मांग था। दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार वर्णन। ये तो आप लोग को याद ही होगा, इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। चलिए क्या कहता है, सो देखिए। कहता है अनुच्छेद 21 विस्तार से। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए क्या कहा, इसके तहत दी जाने वाली प्रमुख अधिकार। 21 के तहत दी जाने वाली प्रमुख अधिकार क्या क्या है? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार 21 के तहत, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 21, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 21, सूचना का अधिकार आर्टिकल 21, ठीक है। जीवन रक्षा का अधिकार दोस्तों ये भी आर्टिकल 21 है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब याद होने वाला चीज़ है, इसलिए याद होगा आप लोगों को, ज़्यादा समय हम इसमें नहीं देंगे दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, प्रजाति या नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, प्रजाति या धर्म, नस्ल, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, यह 15 कहता है अनुच्छेद। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान भाग 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आप जानते हैं, अमेरिका से लिया गया है। चलिए याद है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं देंगे। देखिए दोस्त 60 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है। देखिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ना, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के परामर्श से की जाता है। राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सहमति पर? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के, संबंधित राज्य के राज्यपाल से संबंधित परामर्श करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है, आर्टिकल 164 कहता है। समझ में आ गया? मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 164 के तहत। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या कितना मज़ा वाला लग रहा है क्वेश्चन, एकदम याद होता जा रहा है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं। हटाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। अगर राज्य के निर्वाचन आयोग को अगर हटाना होगा तो जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं ना, उसी के जैसा इसको हटाएंगे। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, आर्टिकल 165 के तहत। राज्य के जो महाधिवक्ता है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता का पद राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। महाधिवक्ता का पद जो होता है वो राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 32वां संविधान संशोधन 1973 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान लागू किया गया है। अनुच्छेद 371D और 373E में संविधान शामिल करने से संबंधित है। ठीक है, अब है 33वां संविधान संशोधन 1974। 33वां संविधान संशोधन 1974 अध्यक्ष द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के इस्तीफा को स्वीकार करना है। इसको फिर से देखिएगा दोस्त। 33वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में हुआ। इसमें कहा गया कि अध्यक्ष द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के इस्तीफा का स्वीकार करने का अधिकार संबंधित है आर्टिकल 190 से 101 तक। आर्टिकल 190 से 101 तक।
आर्टिकल 190 और 101 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। संसद का देगा इस्तीफा तो 190 में, सांसद अगर इस्तीफा देता है तो 190 में, और अगर विधानमंडल राज्य विधानमंडल के सदस्य इस्तीफा देगा तो आर्टिकल 101 में है, इसको याद रखिएगा। संसद किस में देगा 190 में, और राज्य विधानमंडल 101 में देगा। दोस्तों अब है कि 34वां संविधान संशोधन 1974, इसमें क्या है, तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची विभिन्न राज्यों की 20 भू सुधार एवं भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल करने से संबंधित है। 34वां में क्या था, 1974 में हुआ सबसे पहले। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्य के 20 भू सुधार एवं भू पट्टेदारी अधिनियम शामिल करने से संबंधित है। आइए 62 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 11 में, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक, 245 से भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, आर्टिकल 190 कहता है। कितना अच्छा बात है कि जब राज्य में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो संसद को संबंधित राज्य के राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है संसद को। ये आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 190 है, ठीक है। अब अवशिष्ट सूची से संबंधित विषय देखिए। अवशिष्ट सूची में वे विषय जो तीनों सूची में शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अवशिष्ट सूची का मतलब हुआ कि वैसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उस पर जो भी नियम कानून बनेगा उसका अधिकार संसद का है, संसद बनाएगा आर्टिकल 248 के तहत। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाएगा संसद, आर्टिकल 248। अवशिष्ट सूची पर संसद कानून बनाएगा अनुच्छेद 248 के तहत। चलिए तो अब हम आते हैं, ये था आपका 62 नंबर। ये 62 नंबर में और भी है तो देखिएगा। कहता है दोस्तों कि संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राज्यीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। संसद जो है राज्य सूची के कोई भी मामला हो, कोई भी मामला नहीं, ऐसा मामला जो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते से संबंधित है उसमें कानून बनाएगा आर्टिकल 253 के तहत। अगर कोई राज्य जो है चाहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करें तो उसके लिए संसद ही कानून बनाएगा, और यह 253 के तहत। संविधान के भाग 11 में 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की व्याख्या की गई है। केंद्र और राज्य के बीच दोस्तों प्रशासनिक संबंध की व्याख्या की गई है। अब राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 155 द्वारा। देखिए राज्य का जो राज्यपाल है ना, उसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अनुच्छेद 155 के तहत करेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्त आते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल तो करेंगे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति। भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाने के बावजूद न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है, एकदम सही। भारत में दोहरी राजनीतिक है ना, लेकिन न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई है। वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य की वित्तीय संबंध की चर्चा किया गया है। एक चीज़ हम आपको नोटिस कराना चाहते हैं कि संविधान के भाग 12 में 268 से 293 तक केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध, अभी ये इम्पोर्टेंट है। देखिए हम क्या क्या आपको बता रहे हैं, इस चीज़ समझिएगा। देखिए संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध है, ठीक है। प्रशासनिक संबंध अलग है, वित्तीय संबंध अलग है और राजनीतिक संबंध अलग है। तो भाग 11 में जो 256 से 63 है दोस्तों, केंद्र राज्य के जो संबंध है वो प्रशासनिक संबंध है, उसके ऊपर चलिए थोड़ा सा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 में 245 से 255 तक केंद्र राज्य का विधायी संबंध है, यही इसका कीवर्ड है।
भारतीय संविधान के भाग 11 में 245 से 255 तो है, लेकिन कौन संबंध है केंद्र राज्य का? विधायी संबंध है। देख लिए। अच्छा, यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ आपने देखा कि भाग 11 में ही 256 से 63 तक केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध है। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आइएगा, यहाँ देखिए फिर क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, देखिए वित्तीय संबंध की चर्चा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर पर कौन से भाग में कौन है, इसको देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में दोस्त मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है, यहीं फंसता है। भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 6 में राज्य सरकार है। अब देखिए दोस्तों कि भाग 7 में क्या है। भाग 7 में क्या है वो देखेंगे हम। 6 तक तो हो गया था। चलिए अब दोस्तों कहता है कि भाग 7 जो है ना, भाग 7 जो है दोस्तों, ये जो भाग 7 है वो हटा दिया गया है। भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में पंचायत, देखिए भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में पंचायत, भाग 9 का ए में नगर पालिका। भाग 9 में तो नगर पालिका हो गया। भाग 9 का ए में भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का ए में नगर पालिका है और 9 के बी में आ गया सहकारी समिति। बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 9 का बी में सहकारी समिति, एकदम कई बार क्वेश्चन पूछा है और आने का संभावना, प्रबल संभावना है। भाग 9 का बी में सहकारी समिति है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ जाएंगे। आप बोल सकते हैं SC ST का जो क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है दोस्तों। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध है। भाग 11 में अभी पढ़े संघ माने संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है। तो भाग 12 में देखिएगा, भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति और अनुबंध। भाग 12 में है वित्त संपत्ति और अनुबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति और अनुबंध। भाग 13 दोस्त भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के अंदर व्यापार और समागम। भाग 13 में भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 में भारत के अंदर वाणिज्य व्यापार और समागम। भाग 13 में है। भाग 14 में आ जाएगा संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवा। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवा। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच लोक सेवा। भाग 14 का ए न्यायाधिकरण। भाग 14 का ए न्यायाधिकरण। भाग 14 का ए न्यायाधिकरण। भाग 15 चुनाव। भाग 15 चुनाव। भाग 15 में चुनाव है। भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग दोस्तों 17 में राजभाषा। भाग 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 18 में दोस्तों आपातकालीन प्रावधान। भाग 18 में इमरजेंसी। भाग 18 में आपातकालीन। भाग 18 में इमरजेंसी। भाग 19 में विविध। भाग 19 में विविध है। भाग 19 में विविध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भाग 22 में दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण और पाठ और निःसरण है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करने की चर्चा। संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करने की चर्चा अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, ये गलत है, 88 नहीं है। ठीक है, संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करने की चर्चा 85 में। संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करने की चर्चा 85 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक, देखिए भाग 5 का अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। देखिए भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कौन कौन शामिल है। देखिए एक बार इस बढ़िया से इसमें लाइनिंग करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ अनुच्छेद देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए कहता है कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ, 60 में राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, 76 में महान्यायवादी, 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित है, यानी प्रधानमंत्री का दायित्व होगा इसमें, यही होगा इसमें लिखा हुआ। हाँ, तो अनुच्छेद 78 वही हो गया। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 85। दोस्तों अनुच्छेद 85 क्या है? संसद सत्र के सत्रावसान और भंग करना। संसद सत्र को सत्रावसान और भंग जो है वो राष्ट्रपति ही करेंगे, और ये है आपका 85। संसद सत्र के सत्रावसान और भंग से संबंधित बात अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। अनुच्छेद 11 है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति सहमति प्रदान करेगा। अनुच्छेद 11 है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति सहमत होगा। ठीक है। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे 123 के तहत। ठीक है। अब क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय सलाह लेने की शक्ति 143 है। राष्ट्रपति जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे 143 के तहत। ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो हो गया। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। राष्ट्रपति 2 बार हो गया ये राजेंद्र बाबू के बारे में। और राष्ट्रपतियों पर अपने कार्यकाल के दौरान निधन, वो कौन से राष्ट्रपति है तो कार्यकाल के दौरान ही निधन उनका हो गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति पद पर थे, उसी समय वो मर गए। कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद का। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ये तो मैथ है दोस्तों, मैथ तो हम बताएंगे नहीं। 67 को नंबर देख लीजिए। 67 के बाद इधर आइएगा तो आपको 68, 69 ये सब आएगा। इसको मैथ है और हिंदी है, इसको छोड़िए, हम सिर्फ स्टैटिक पे काम करेंगे। चलिए अगला, हमको लगता है कि यहीं तक क्वेश्चन है। 74 हो गया। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आगे भी सेशन जारी रहेगा। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।